नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब क्लास में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाली बोलियों का वर्गीकरण किन किन रूपों में हुआ है। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में हमने आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार को जो पढ़ा है, उसे कृपया इस चैनल की यूट्यूब में जा करके एक बार देख लें, क्योंकि आपकी तैयारी हमेशा संपूर्णता में होनी चाहिए। और जब तक थ्योरी की क्लास चल रही है, कृपया आप सभी वीडियो को देखें, तभी मेरा जो मेहनत है आप लोग के लिए जो कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, वो सफल हो पाएगा। ठीक है, साथियों, आपसे एक और अनुरोध है। ठीक है, ये वीडियो मैं बहुत ही एनालिसिस करके बनाता हूँ, सरकार की जो प्रमाणित किताबों को लेकर के बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें मेरा 5 साल में जो 5 मेंस मैंने दिया है, उसका अनुभव इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का अनुभव जुड़ा हुआ है, व्यापक एग्जाम चयन होने का भी अनुभव इसमें शामिल है। ठीक है, आपसे अनुरोध है, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। ठीक है, जहाँ कहीं भी छत्तीसगढ़ का साहित्य जहाँ कहीं भी आपके सिलेबस में हो, तो ये टॉपिक हमेशा रहता है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। ठीक है, राजभाषा आयोग को पढ़ने से पहले जो इनसे जुड़े कुछ शब्दावली, जैसे यहाँ पे राजभाषा लिखा है। ठीक है, इस राजभाषा का अर्थ क्या है, हमेशा हमको ठीक है कंफ्यूज करता है। ठीक, तो आज इस क्लास में आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और बताऊंगा कि राजभाषा से पहले एक होता है राष्ट्रभाषा। ठीक है, एक राष्ट्रीय भाषा भी होता है, याद रखिएगा, थोड़ा अंतर है। राष्ट्रीय भाषा, उसके बाद होता है राजभाषा। राजभाषा के बाद संपर्क भाषा। सब के सब मेंस में आ चुके हैं, याद रखिएगा, संपर्क भाषा क्या है करके आया हुआ है। उसके बाद एक होता है मातृभाषा। इतने प्रकार के आपको भाषा देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रभाषा याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा होती है जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा ठीक है उपयोग की जाने वाली भाषा। देश के अधिकांश लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा, याद रखिएगा। ठीक है, उपयोग की जाने वाली भाषा, जैसे भी हिंदी है। ठीक है, आम जनता की भाषा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसे आम जनता की भाषा भी बोल सकते हैं। आम जनता की भाषा लगभग 70%, जैसे हिंदी है, लगभग 50 से अधिक % लोगों के द्वारा हिंदी बोला जाता है ना। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये संवैधानिक शब्दावली नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये स्वाभाविक रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं किसी राष्ट्र के लिए, है ना। वहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा क्या है, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, संवैधानिक रूप से अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। जैसे राष्ट्रभाषा क्या है, अधिकांश लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली जनता की भाषा भी बोलते हैं। उसी प्रकार से प्रशासन की भाषा किसे बोलते हैं, राजभाषा को बोलते हैं। कि जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं, जितने भी ठीक है सरकार जिस भाषा के माध्यम से अपना काम काज करती है, पत्र व्यवहार होता है, उसे क्या बोलते हैं, राजभाषा कहते हैं, है ना। प्रशासन की भाषा है। ठीक है, प्रशासन की भाषा, इसको आप थोड़ा समझ लेंगे, ज्यादा अंतर नहीं है। प्रशासन की भाषा क्या है, राजभाषा या सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, ये संवैधानिक भाषा है, याद रखिएगा, संविधान में इसका उल्लेख है, संवैधानिक भाषा क्लियर है। संविधान के अनुसार 343 में बोला गया है, भारत की जो राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। राष्ट्रभाषा के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है, किस रूप में उल्लेख हुआ है, राजभाषा के रूप में उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं, कुल मिलाकर के आप समझिए, सरकार की कामकाज की भाषा को क्या बोलते हैं, राजभाषा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ की कामकाज की भाषा छत्तीसगढ़ी को बनाने के लिए, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक, ठीक है, विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को पास हुआ। इसी नाम से, यही कारण है कि उस दिन से हम क्या मनाते हैं, छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में मनाते हैं, राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय भाषा, अब राष्ट्रीय भाषा में भी लिख सकते हैं, जितने भी आपके संविधान के अनुसूची 8 में उल्लेखित
संविधान के सूची 8 में उल्लेखित भाषा को आप राष्ट्रीय भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये राष्ट्रीय भाषा है, यानी एक से अधिक राज्यों के द्वारा बड़े पैमाने पर जब उसको है ना उसको उपयोग की जाती है भाषा को, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। संख्या कितनी है? 22। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा में अब हम देखेंगे संपर्क भाषा। संपर्क भाषा यानी मेल मिलाप की भाषा, है ना। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो आपस में जिस भाषा के माध्यम से वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, संपर्क भाषा जैसे पूरे भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है ना। जब कभी भी तेलुगु व्यक्ति हो, जब एक तेलुगु व्यक्ति हो और एक मराठी हो या फिर गुजराती व्यक्ति हो, आपस में मिलेंगे तो गुजराती वाले को तो मराठी आएगी नहीं और मराठी वाले को गुजराती नहीं आएगी। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? हिंदी से क्या करेंगे? आपस में संपर्क स्थापित करेंगे, मेल मिलाप करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? मेल मिलाप की भाषा, है ना। जब कभी भी दो व्यक्ति आपस में, है ना, दो व्यक्ति आपस में जिस भाषा के माध्यम से अपना विचार आदान प्रदान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। पूरे भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की संपर्क भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी है। लेकिन बस्तर की संपर्क भाषा याद रखना हल्बी है ना। हल्बी के ज्यादा प्रश्न है छत्तीसगढ़ में, है ना। आर्यन उनकी भाषा बता चुका हूं मैं। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में, है ना, जिस भाषा के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा बोलते हैं। हाँ, राजभाषा बता ही दिया हूं कुछ देर पहले, सरकारी कामकाज की भाषा। राष्ट्रीय भाषा यानी बता दिया हूं कि जो बहुत बड़े लेवल में बोली जाती हो, एक से अधिक प्रांत में। ठीक है, जैसे कि संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, उसी को राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे। राष्ट्रभाषा क्या वो होती है? आम जनता की भाषा, आम जनता की भाषा। ठीक, और मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहेंगे? जो हमें विरासत में मिली है, विरासत में। ठीक, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका परवरिश मान के चलिए जिस भाषा के माध्यम से होती है ना, अपने माँ बाप से जिस भाषा को प्राप्त करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी मातृभाषा अगर छत्तीसगढ़ में तो हो सकती है छत्तीसगढ़ी हो आपकी मातृभाषा, उसी प्रकार से भारत के संदर्भ में देखेंगे तो, है ना, हिंदी भी हमारी क्या है? मातृभाषा है, क्योंकि हिंदी भी हमें विरासत में मिली है, याद रखिएगा। ठीक, तो इन सब भाषाओं में अंतर हमेशा से मेंस का टॉपिक रहा है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है? जो प्रावधान किए गए संविधान में उसको भी आपको याद करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे को राजभाषा को दर्जा देने के लिए जो छत्तीसगढ़, ठीक है, राजभाषा को, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा दिलाने के लिए सबसे पहले जो प्रयास हुआ था, उस प्रयास को सफलता कब मिली? 28 नवंबर 2007। याद रखिएगा, इस दिन हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। कारण यह है कि इसी दिन, है ना, विधानसभा सदन में छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक पारित हुआ था। ठीक, तो प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन, है ना, संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ था? तो आंसर क्या होगा आपका? 28 नवंबर। इसीलिए इस दिन को हम लोग राजभाषा दिवस भी मनाते हैं, राजभाषा दिवस। ठीक, 28 नवंबर। ठीक, और इसमें क्या प्रावधान किया गया इस अधिनियम में कि हिंदी के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी भी क्या होगी? सरकारी कामकाज की भाषा होगी, इस अधिनियम में कहा गया। ठीक है, हिंदी के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी क्या होगी? सरकारी कामकाज की भाषा होगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना है। इसके बाद राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? अगस्त 2008 में, याद रखिएगा, अगस्त 2008 में। ठीक, और पहली बैठक अगर पूछ दिया जाए आपसे, पहली बैठक यह हुआ था 14 अगस्त 2008 को हुआ था। ठीक, तो राजभाषा आयोग, है ना, छत्तीसगढ़ी
है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हुआ था, 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हुआ था। ठीक है, सरकार के कामकाज में छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। क्लियर है? ठीक, चलिए तो अगला टॉपिक है, हम इसी में चर्चा करते हैं, राजभाषा आयोग के उद्देश्य, है ना, प्राथमिक उद्देश्य। राजभाषा आयोग के उद्देश्य या लक्ष्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 उद्देश्य एवं लक्ष्य है, याद रखना 3। क्लियर? मेंस में कई बार आया हुआ है। पहला, छत्तीसगढ़ी को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना, शामिल कराना। ठीक है, फायदा क्या होगा इससे, 8वीं अनुसूची में शामिल होने से? कि आप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में छत्तीसगढ़ी में उत्तर लेखन कर सकेंगे। क्लियर है? इसके साथ ही साथ आपको साहित्य अकादमी सम्मान भी छत्तीसगढ़ी भाषा में दिया जाने लगेगा। ठीक है, जो केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है किसी भी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, वो अनुदान केंद्र से आपको मिल सकता है। ठीक, तो पहला लक्ष्य क्या था, संविधान की 8वीं सूची में किसको शामिल कराना, छत्तीसगढ़ी को शामिल कराना। दूसरा, राजकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा, छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देना, है ना, जितने भी कामकाज होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देना। तीसरा, त्रिभाषाई भाषा के रूप में, है ना, त्रिभाषाई भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक तथा, है ना, माध्यमिक कक्षा के सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में शामिल करना, है ना। त्रिभाषाई मतलब एक तो हमारा जो राष्ट्रभाषा हिंदी वो हो गया, दूसरा इंग्लिश हो गया। ठीक है, तीसरा जो हमारे मान के चलिए मातृभाषा है, जो है ना संपर्क भाषा, उसको उससे भी क्या होता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं, है ना, उस भाषा के माध्यम से। इसीलिए त्रिभाषाई भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के जो कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना। ठीक, ये इसके क्या है, प्राथमिक उद्देश्य है। आई बात समझ में? संविधान की 8वीं सूची में शामिल करना, छत्तीसगढ़ी को सरकारी कामकाज में बढ़ावा देना, त्रिभाषाई भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना। इसके अन्य उद्देश्य अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अन्य उद्देश्य क्या होंगे, भाषाई अनुसंधान, है ना, जो रिसर्च होते हैं उसको बढ़ावा देना। ठीक, भाषाई अनुसंधान को बढ़ावा, भाषाई अनुवाद को बढ़ावा, है ना, ट्रांसलेशन जो होता है छत्तीसगढ़ी से हिंदी से छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी अनुवाद उसको बढ़ावा देना। साहित्य तथा लुप्त होते शब्दों को, छत्तीसगढ़ी शब्दों को क्या करना, संग्रहित कर संरक्षण करना। तो साहित्य संरक्षण, शब्द संरक्षण, ये सब के सब इनके कार्य हैं। और जब कभी भी राज्य सरकार द्वारा सलाह मांगी जाए भाषा के विकास के लिए, सलाह देना, ठीक है, तो ये होता है राजभाषा आयोग का काम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आएंगे मेंस के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, कई बार व्यापक में आया हुआ प्रश्न इससे, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है, कई बार प्रश्न आए हैं जब गठन हुआ था। तो प्रथम अध्यक्ष इसके थे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक, जानते ही होंगे, ये पद्मश्री है, पद्मश्री 2018। ढेर सारे प्रश्न इन्होंने लिखा है। ठीक है, पर्रा भलाई, राम बनवास, बेटी के विदा, भोलवा भोलाराम बनिस, ठीक, ये सब इन्हीं के रचना के नाम है। ठीक, इनकी कृति का नाम है। पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। दूसरे कौन हो गए, द्वितीय थे दानेश्वर शर्मा। दानेश्वर शर्मा ने भी बेटी का पिता एक साहित्य लिखा हुआ है, दानेश्वर शर्मा। और वर्तमान या तृतीय बोले, वर्तमान डॉक्टर विनय कुमार पाठक, वर्तमान के सबसे बड़े साहित्यकार
इनकी अभी एक किताब आई है, 2 साल पहले एक किताब आई थी, है ना, 1.5 से 2 साल हो गई, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, जो कि मेरा भी संदर्भ किताब है ना। उस किताब को पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब लिखी उन्होंने, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, विनय कुमार पाठक जी। ये निबंधकार थे, एक रूप एक शाखा, है ना, और भाषाविद भी थे विनय कुमार पाठक, हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। ये सची को याद रखना है, सची सुरेंद्र दुबे है वर्तमान में, सुरेंद्र दुबे, क्लियर। तो राजभाषा आयोग के पहले, दूसरे और तीसरे जो अध्यक्ष हुए हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। इसके लिए आप ट्रिक चाहो तो याद कर सकते हो, ट्रिक जरूरी नहीं आपको पसंद आए, लेकिन आप याद रख सकते हो। साम दाम से विजय, ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद करता हूं, साम से श्यामलाल हो जाएगा, दाम से दानेश्वर शर्मा, और विजय और पाव से क्या होगा, विनय कुमार पाठक। ये राजभाषा आयोग क्या है, अध्यक्ष के नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर बता दो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रश्न और आया हुआ है, जो राजभाषा आयोग द्वारा प्रांतीय सम्मेलन हुआ है, प्रांतीय सम्मेलन, इनके बारे में एक बार मेंस में आए हैं, 2018 में हुआ था, उसको मेंस में पूछा गया था। आप पूछेंगे कि, आप बोलेंगे कि लैंग्वेज में भी करंट अफेयर कैसे आ सकता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछने का दायरा बढ़ते जा रहा है ना, करंट अफेयर हर जगह आपके, ठीक है, प्रश्न पत्र में शामिल हो रहे हैं, ठीक। तो 2018 में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, बेमेतरा में हुआ था, ठीक, और जो डॉक्टर विमल कुमार पाठक जी को समर्पित था, वही एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो पहला आप याद रख लेना, पहला हुआ था भिलाई में 2013 में, ठीक। पहला के बाद आप अंतिम यानी छठवां याद रखना, छठवां कहाँ हुआ था, बेमेतरा में, ठीक। ये किसको समर्पित था, डॉक्टर विमल कुमार पाठक, ये विनय कुमार पाठक के भाई लगते हैं, इसमें पाठक को समर्पित था, ये भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, है ना, ठीक। इससे पहले जो 5वां हुआ था, याद रखना, आपका राजिम में हुआ था, संत कवि पवन दीवान को समर्पित था। उससे पहले कोरबा में हुआ था, ठीक है, पालेश्वर शर्मा जी को समर्पित था। ये सब स्वर्गीय हो गए थे, इस नाम से इनकी स्मृति में इस प्रांतीय सम्मेलन को समर्पित किया गया था, है ना। इससे पहले बिलासपुर में, उससे पहले रायपुर में, और उससे सबसे ऊपर में भिलाई। तो आपको पहला और आखिरी को याद रखिए, एक बार मेंस में आ चुका है, इस नाम से आपको बता दिया, क्लियर। अब जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा संचालित योजना और कार्यक्रम है, वो हमेशा से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक। तो राजभाषा आयोग द्वारा संचालित योजना या कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बिजहा कार्यक्रम, और दूसरा है माई कोठी योजना। बिजहा कार्यक्रम और माई कोठी योजना, ठीक। बिजहा कार्यक्रम किसके संबंधित है मालूम है, शब्दों को विलुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने की योजना है ना, शब्दों को संग्रहित करने की योजना है। और ये साहित्य संकलन से संबंधित है, साहित्य या जो किताबें लिखी जाती है छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित किताब, उसको संग्रहित करने की योजना कौन सी है, माई कोठी योजना, ठीक। तो मेंस में आ गया 30 वर्ड में, तो आपको लिखना पड़ेगा बिजहा, विलुप्त हो रहे छत्तीसगढ़ी शब्दों को संग्रहित करने की योजना है, और जो प्रचलन से बाहर हो रहे शब्दों को पुनः प्रचलन में लाना इस कार्यक्रम का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो विलुप्त होते शब्दों का संग्रहण, विलुप्त होते शब्दों का संग्रहण, ठीक। और प्रचलन से बाहर होते हुए, प्रचलन से जो शब्द बाहर हो गए हैं, से बाहर हो रहे शब्दों को पुनः प्रचलन में लाना, ठीक, क्लियर है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि लाखमानी किसे कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, कभी लाखमानी, है ना, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है छत्तीसगढ़ी शब्द। तो लाखमानी मतलब होता है अतिथि, है ना।
तो लाग मानी क्या है, विलुप्त होते शब्द है। ठीक है, इसके बाद बने बने बोले थे छत्तीसगढ़ी में है ना, बने बने मतलब आनंद कुशल होता है। ठीक, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देकर आप लिख देना बने बने और लाग मानी। ठीक, बने बने और लाग मानी एग्जाम्पल के रूप में आपको दे देना है कि दो शब्द हैं एग्जाम्पल के लिए, बने बने लाग मानी, हिंदी में उसका मीनिंग लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, माई कोठी योजना क्या है, छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की किताब को संग्रहित करने की योजना है। किसी भी भाषा, याद रखना, भाषा की किताब या साहित्य को क्रय करने की योजना। ठीक है, 2 प्रति क्रय करके राजभाषा आयोग में रखा जाएगा, क्रय करने की योजना। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आंचलिक साहित्यकार हैं या फिर छत्तीसगढ़ संबंधित साहित्य है उसे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये था इस बीघा कार्यक्रम का महत्व। ये है किसी भी भाषा की समृद्धता तभी ज्यादा मानी जाती है जब उसमें उसके खुद के यानी देशज शब्द ज्यादा हो, है ना, प्राचीन शब्दों का भी संकलन होना चाहिए जो पुरखों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो शब्द भी किसमें आना चाहिए, हमारे बोलचाल में आनी चाहिए, तभी भाषा की समृद्धता बढ़ती है। ठीक, साहित्य समृद्धि के लिए हमने क्या किया, किताबों को क्रय करना प्रारंभ किया, इसे क्या बोला गया, माई कोठी योजना। तो साथियों ये था आज की क्लास में, आज इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद।